नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज है। सचिवालय में कैबिनेट की यह अहम बैठक होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। समूह गा की भर्ती परीक्षाओं पर फैसला संभव है। वहीं भू कानून पर समिति की सिफारिशों पर भी मुहर लग सकती है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर देहरादून से है, जहां आज बैठक होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। भू कानून की मांग उत्तराखंड में लंबे समय से चल रही थी। ऐसे में संभावना ये भी जताई जा रही है कि भू कानून को लेकर के जिस तरीके के प्रस्ताव लाए गए हैं उस पर मुहर लग सकती है। समूह गा की भर्ती को लेकर के भी मुहर लग सकती है। भू कानून पर समिति की सिफारिशों पर दरअसल यहाँ मुहर लग सकती है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक है और इस अहम बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह बैठक होने वाली है और इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। शाम 4:30 बजे कैबिनेट की यह बैठक होगी और इस बैठक के दौरान तमाम जो प्रस्ताव हैं उसे लेकर के चर्चा होगी। समूह गा की भर्ती परीक्षाओं पर भी फैसला संभव है। साथ ही भू कानून पर समिति की सिफारिशों पर मुहर लग जाए, ये भी संभव है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हितेश देहरादून से मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, 4:30 बजे आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस अहम बैठक में वो कौन कौन से प्रस्ताव हो सकते हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है, भू कानून और समूह गा की भर्तियों के अलावा? जी बिल्कुल, देखिए आज शाम 4:30 बजे जिस तरह से आज कैबिनेट की बैठक आउट होने वाली है तो उसमें कई ऐसे फैसले आ जाने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले कई सालों से भू कानून की मांग यहाँ के प्रदेशवासी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी विचार मंथन आज इसमें कैबिनेट में हो सकता है। तो उसके बाद जिस तरह से यूके SSS की जो भर्तियां जो निरस्त हो गई थी वो अब संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने की बात इसमें हो सकती है। इस पर भी एक बड़ा फैसला आ जा सकता है। और जिस तरह से प्रधानाचार्यों के जो 50% के जो पद हैं उन्हें प्रवक्ताओं के तौर पर है वो भी भरे जाने की बात, उस पर भी फैसला आज कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। जी देखिए हितेश, पहली जो गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी का जो पहला कार्यकाल था, उस दौरान से ही ये सारे जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे थे। भू कानून की मांग हो प्रदेशवासियों के द्वारा या फिर वहां पर जो प्रिंसिपल के खाली पद पड़े हुए हैं उसको लेकर के मांग हो, शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर वो अटकी हुई फाइलें तो क्लियर कर दी गई जिसमें तरक्की की बात की गई थी, लेकिन जो रिक्त पद हैं वो अभी भी वैसे ही खाली है। सरकार बने महीनों हो गए हैं। क्या इस बार कैबिनेट की इस बैठक में इन तमाम खाली पदों पर भर्तियों को लेकर के कोई मोहर लग सकती है, कोई कड़ा फैसला आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए संभवतः यही है कि प्रधानाचार्यों के जो खाली पद है उस पर भी आज अंतिम फैसला आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार यूके SSS मामले में लगातार जो संलिप्तता नेताओं की इसमें पाई गई है, इसमें काफी कुछ ज्यादा इसमें भी फैसले आने की संभावना है, क्योंकि इस इन भर्तियों की वजह से जो अन्य भर्तियां हैं वो रोक दी गई हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी ने भी कुछ दिन पहले भी कहा था कि जो प्रधानाचार्यों के जो भर्तियां हैं वो प्रवक्ताओं के तौर पर अब यहाँ पर की जाएंगी। जी ठीक है रितेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। नैनीताल और चंपावत के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, साथ ही बागेश्वर पिथौरागढ़ के लिए भी ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने का आदेश भी मिला है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में उत्तराखंड के येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, साथ ही पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद रहने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। नैनीताल और चंपावत के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के तमाम जिलों में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में बारिश की वजह से येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन को भी 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। और हितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी बारिश हो रही है। क्या कुछ प्रबंध यहां पर किए गए हैं और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से पर्वतीय क्षेत्रों में कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश वहां पर हो रही है कई कई जगहों पर,
और लगातार जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उसकी 3 टुकड़ी उसमें यहाँ पर आपदा प्रबंधन ने बढ़ा दी है। एसडीआरएफ की भी टुकड़ी इसमें बढ़ाई गई है। हालांकि जिस तरह से चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब जहाँ येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जो मौसम विभाग के निदेशक हैं विक्रम सिंह, उन्होंने कहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो नदी गाड़ गदेरों के पास जो लोग रह रहे हैं उन्हें जो पास के जो एरिया वहां पर जाने की बात उन्होंने कही है, क्योंकि आने वाले जो 24 घंटे वो कहीं ना कहीं तेज बारिश इसमें देखी जा सकती है। जी, उत्तराखंड में 13 जिले आते हैं और ऐसे में वो कौन कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं संख्या में अगर हम बात करते हैं जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, और क्या कोई ऐसा भी जिला है जिसके लिए यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से? हितेश, अभी रेड अलर्ट अभी कुछ ऐसा जारी नहीं किया गया है, क्योंकि लगातार सीएम साहब भी इसमें क्योंकि नजर बनाए हुए हैं, आपदा प्रबंधन भी इसमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि देहरादून की बात करें, देहरादून हो या चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो या अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर बारिश ज्यादा होने की संभावना यहाँ पर बनी रहती है। जी हितेश, बने रहें आप हमारे साथ। और अब खबर देहरादून से है, जहां आज परेड मैदान में 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया। स्मार्ट सिटी के तहत शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बताया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक बसें देहरादून आईएसबीटी से सहस्त्रधारा रूट पर चलेंगी। यात्रियों को मिनिमम 10 रुपए किराया देना होगा। स्मार्ट सिटी के तहत अभी 10 बसें देहरादून में संचालित की जा रही है और अभी 10 और बसों को भी इस बेड़े में शामिल करने की बात भी की जा रही है। कुल मिला के जो हमारे 27 परियोजनाएं हैं, जिसमें हमने 5 कंप्लीट कर लिए आज। तो शेष की जहाँ तक बात कही है उसमें भी हम गति अब ले रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं जल्दी उन पर भी हम काम तेज। हमारे यहाँ से 5 ई बसेस और 4 टॉयलेट्स जो स्मार्ट टॉयलेट्स हैं उनका इनॉग्रेशन किया गया है माननीय मंत्री जी द्वारा और मेयर साहब उपस्थित है यहाँ पे। इसके अलावा अब आगे भी हमारी योजना है कि हमारे जो भी काम पूरे होते जा रहे हैं जल्दी जल्दी उनका काम कंप्लीट करके उसको हम लोग इनॉग्रेट। बताया कि हमारे बहुत सारे काम फाइनल स्टेज पे हैं, लेकिन जो मेन काम है स्मार्ट रोड का, जिसकी वजह से लोगों को असुविधा भी हो रही है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी से जल्दी वो कार्य पूरा हो सके। जो भी एक्शन ले सकते हैं हमने वो भी किए हैं और कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके काम। बीजेपी नेताओं की दिल्ली दौर से जहां राजनीतिक गलियारों में हलचल है, वहीं कांग्रेस के नेता भी भाजपाइयों पर चुटकी ले रहे हैं। पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और अब प्रेमचंद अग्रवाल के दिल्ली जाने की खबरों से उत्तराखंड की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा है कि बीजेपी का कुंभा बिखराव की तरफ दिखाई दे रहा है, इसलिए नेता दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कुनबा टूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि UKSSC में जिस प्रकार से घोटाला पूरे देश के अंदर आया, उन्होंने उत्तराखंड ने पूरे देश के अंदर उत्तराखंड की छवि खराब करने का काम किया है। एक लोग ये कर रहे हैं कि उत्तराखंड पूरा भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। कांग्रेस पहले दिन से कहती आई है कि जो इसकी CBI जाँच की जानी चाहिए, जो हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उसकी देख रेख में, निगरानी में ये CBI की जाँच हम मांग कर रहे हैं। इन्होंने जो SIT जो इन्होंने कर रखी जाँच हो रही है, इसमें ये सब राज्य सरकार के अधीन है। इसमें हमें नहीं लगता कोई पारदर्शिता देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा टूटता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने पद बचाने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। उत्तराखंड आबकारी विभाग के अधिकारी ऊंची पहुंचे और रसूख के चलते इतने बेलगाम हो चुके हैं कि शासन तबादला आदेश जारी होने के बाद भी वो अपने पुरानी जगह पर ही डटे हैं। महीनों तक तबादले का पालन नहीं हो रहा। मामले पर अब खुद विभागीय सचिव गंभीर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों के तबादले किए गए, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनसे स्पष्टीकरण के साथ ही उन्हें एक तरफा रिलीव भी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में तबादलों के बाद यदि कोई भी अधिकारी ज्वाइन नहीं करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के ऐसे कई पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर तबादले तो कर दिए जाते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग करने के लिए कोई नहीं पहुंचता है, जिसको लेकर के अब साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड आबकारी विभाग के अधिकारी
रसूख के चलते इतने बेलगाम हो चुके हैं कि शासन तबादला आदेश जारी होने के बाद भी वो अपनी पुरानी जगह पर डटे हैं। तबादले कर दिए जाते हैं लेकिन महीनों तक नई जगह जा करके ज्वाइन नहीं करते हैं। और अब इस पूरे मामले पर खुद विभागीय सचिव भी गंभीर दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो उनसे स्पष्टीकरण के साथ ही उन्हें एक तरफ का रिलीव भी कर दिया जाएगा। में जो मुख्यालय पे हमारे कुछ अधिकारीगण थे उनको फील्ड में स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। जैसा आपके द्वारा बताया गया कि कुछ अधिकारियों के द्वारा अपने नए कार्यभार ग्रहण नहीं किए गए हैं, तो आयुक्त कार्यालय को मेरे द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि इनको देखा जाए कि हमारे यहाँ से रिलीव हुए या नहीं। अगर रिलीव न हुए तो उन्हें रिलीव किया जाए और रिलीव होने के पश्चात भी अगर किसी के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है तो उनको कार्रवाई हेतु नोटिस प्रेषित किया जाए। और सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार देखने को मिलता है, ये सिर्फ आबकारी विभाग नहीं है, कोई सा भी विभाग हो, अगर किसी को तबादला किया जाता है, किसी का तबादला उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, देखा यही जाता है कि तबादले तो हो गए लेकिन ज्वाइनिंग लंबे समय तक नहीं होती है वहां पर। कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी उत्तराखंड में इस तरह के मामले देखने को मिले जब मैदानी जिलों में लगातार अधिकारी तैनात रहते हैं और उसके बाद उनका तबादला किया जाता है तो कहीं ना कहीं अधिकारी मनमानी करते दिखाई देते हैं। ताजा मामला भी उत्तराखंड का ही है, इसमें भी दिखाई दे रहा है कि एक आबकारी अधिकारी तबादला होने के बावजूद भी अपनी जगह पर टिके हैं। इस पर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि इसका संज्ञान अब आबकारी सचिव ने लिया है और जल्द से जल्द अगर स्थानांतरण नहीं होता है तो इनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। मीनाक्षी। संजय, क्या कोई ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि कुछ लोगों के तबादले कर दिए गए लेकिन उन लोगों ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया जिसकी वजह से खुद सचिव को इस पूरे मसले पर दखल अंदाजी करने की जरूरत पड़ी? देखिए मीनाक्षी, बीते दिनों से लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि कई अधिकारियों के तबादले हुए हैं। ऐसे में जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वो दुर्गम क्षेत्र होता है, यहाँ पर जाने से अधिकारी बचते हैं और यही वजह है कि अधिकारी अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। और ताजा मामला जिस तरह से हम बिल्कुल, और जब अधिकारियों की बात करते हैं तो उनके अपने अलग मुद्दे होते हैं। उनका कहना है शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो ऐसे में हम वहां कैसे जा सकते हैं? देखना ये होगा कि आखिरकार अब शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। आप हमारे साथ बने रहे संजय। हरिद्वार में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों और दावेदारों में उत्साह नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए दावेदार लगातार नामांकन पत्र जमा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ब्लॉक कार्यालय में प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र जमा करवाने के लिए 13 काउंटर बनाए गए हैं। वहीं ग्राम प्रधान पद के लिए इस बार युवा चेहरे को भी देखने को मिल रहा है। मीडिया से बात करते हुए एक युवा प्रत्याशी ने बताया कि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गांव का सर्वांगीण विकास करना है। इसके अलावा उनकी प्राथमिकता में महिला सुरक्षा भी है। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी विपुल कुमार ने कहा है कि इस बार ग्राम विकास के लिए प्रथम प्राथमिकता साक्षरता और महिला सुरक्षा होगी। तो एक साथ लेके चलना है हर किसी को और ऐसा बढ़ावा दिखाना है जो अब तक नहीं हुआ। पिछले काफ़ी टाइम से गांव के आदमी, बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई सभी किसी ना किसी चिंता में थे कि कुछ भी नहीं हो पा रहा काफ़ी लंबे समय से। अब उनकी इच्छा है कि कुछ ऐसा हो कि गांव भी बढ़े और आस पड़ोस के बच्चे सभी, मतलब सभी अपने आप में कैपेबिलिटी में बढ़ते चलें। गांव सबसे छोटी रहेगी। सबसे पहले तो इन सभी की सिक्योरिटी, किसी भी तरीके का इनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, ना नशे पत्ते से बच्चे वगैरह जितने ज़्यादा अभी हो रहे हैं इन पे किसी तरीके का कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना। और हर तरीके का जो भी विकास आस पड़ोस की पंचायतें ना कर पाने में असक्षम है उस कार्य को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। हरिद्वार जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन के आखिरी दिन आज बीजेपी, कांग्रेस, बसपा समेत अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। कुल 258 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य की 44 सीटों पर 3 दिनों में कुल 585 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है। रिटर्निंग ऑफिसर ब्रजेश तिवारी ने बताया कि जिला पंचायत परिसर में कुल 3 नामांकन केंद्रों में 258 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। जिला पंचायत सलेमपुर सेकंड भाग से श्रीमती सविता पाल प्रत्याशी हमारे पत्नी है। क्षेत्र के हम लोगों ने सेवा की है और क्षेत्र का हम पे पूरा भरोसा है। और क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या, सड़क की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, स्कूल नहीं है,
स्कूल की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य भवन नहीं है उनकी समस्या है। तो तमाम समस्या है हम उस क्षेत्र के विकास के लिए और उस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर कॉलोनी एरिया है, अपरिचित एरिया है, तो एक दूसरे में प्यार माहौल उस तरह का बन सके, तो वहाँ सेवा की ज़रूरत है और हम सेवा करने के लिए क्षेत्र में उतरे हैं। सहयोगी संजय लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, जहां पद 44 हैं और प्रत्याशी 585 है, ऐसे में समीकरण क्या है? देखिए मीनाक्षी, हरिद्वार में करीब 17 महीने बाद पंचायत चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है और अगर पंचायत सदस्यों की बात की जाए तो 44 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें आखिरी दिन, नामांकन के आखिरी दिन 258 प्रत्याशियों ने अपने पत्र दाखिल किए हैं। अगर सभी प्रत्याशियों की बात की जाए तो 585 पदों पर यहाँ जो प्रत्याशी है उन्होंने अपने अपने पत्र दाखिल किए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है उनमें भी काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। कहा जा सकता है कि अब सभी प्रत्याशी गांव की ओर चल पड़े और तमाम लोग लुभावन वादों के साथ जनता से तमाम वायदे कर रहे हैं कि विकास की बयार बहने वाली है। इन्हीं सब वादों के साथ जनता के बीच पहुंचकर तमाम लोगों को लुभा रहे हैं। अब देखते हैं कि किसके सर ताज सजेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हालांकि चुनाव को तमाम सकुशल संपन्न कराने के लिए जो हरिद्वार जिला प्रशासन है वो पूरी तरह तैयार है, क्योंकि हमने देखा है कि बिल्कुल संजय, क्योंकि ये पहले खबर भी आपकी तरफ से लगातार न्यूज इंडिया पर भेजी जाती रही है और भेजी गई है कि आखिरकार किस तरीके से जो चुनाव होने वाले हैं, त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही है। लेकिन खास तौर पर अगर हम दिशा निर्देशों की बात करते हैं तो दिशा निर्देश यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ दिए गए हैं? देखिए लगातार ही हरिद्वार अगर पुलिस महकमे की बात की जाए तो तमाम लोगों से सभी पंचायतों में पहुंचकर एक चौपाल लगाई जा रही है और लोगों को कहा जा रहा है कि चुनाव संपन्न कराने में उनका सहयोग करें, क्योंकि हमने देखा है कि नगर क्षेत्र छोड़कर सभी हरिद्वार के देहात और ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 लागू है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इसी वजह से जो लोग हैं अब कहीं ना कहीं पालन भी कर रहे हैं, क्योंकि जब आचार संहिता लग जाती है तो उसके अपने नियम बन जाते हैं और यही वजह है कि लोगों से लगातार कहा जा रहा है कि अगर आप नियमों के विरुद्ध चलते हैं तो आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आपका रुख करते हैं। खबर टिहरी से है, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। नीमगंज के पास सड़क हादसा हुआ है, जहां गहरी खाई में कार गिर गई है। देहरादून नंबर की कार हादसे का शिकार हुई है। कार में 6 लोग सवार थे। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। दुर्घटना स्थल से 3 शव बरामद किए गए हैं। घायल 2 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर टिहरी से है, जहां गहरी खाई में एक कार गिर गई है। बताया जा रहा है कि कार में 6 लोग सवार थे। देहरादून नंबर की ये कार थी जो हादसे का शिकार हो गई है। एसडीआरएफ यहां पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कार में 6 लोग जो सवार थे उनमें से 3 लोगों के शव अभी तक बरामद किए गए हैं। दुर्घटना स्थल से 3 शव बरामद किए जा चुके हैं और एसडीआरएफ का ये राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। राहत बचाव कार्य के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां एसडीआरएफ अभी भी जुटा हुआ है। हादसे के दौरान की ये तस्वीर भी देखिए, जहां कार गहरी खाई में जाकर के गिरी है और इस पूरे हादसे में 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। देहरादून नंबर की ये कार है और इस कार में 6 लोग सवार थे। खबर नैनीताल से है, जहां हल्दू चौड़ में निर्माणाधीन अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे लालकुआ विधायक और सीएमओ। निरीक्षण के दौरान विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कार्यदायी संस्था ब्रिडकोल को कार्य की गुणवत्ता में लापरवाही बरतने और बचे हुए कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 30 बेड के इस अस्पताल का काम लगभग पूरा हो गया है। सीएमओ ने बताया कि इस अस्पताल के पदों के सृजन के लिए शासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। कार्यदायी संस्था को चेतावनी दी गई है कि इसका कार्य हर हाल में 22 सितंबर तक पूरा करें। ये अभी फिनिशिंग को लेकर कुछ कमियां दिखाई गई हैं, जिनके लिए उनको निर्देशित कर दिया गया है। इनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि हैंडओवर हमारे ओर से तैयार हो गया, हैंडओवर लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग के लोगों को। तो इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के लोग भी आए थे, लेकिन अभी जो फिनिशिंग में कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं उनको करने के लिए बोला गया है। उसके बाद ही इसमें जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा हैंडओवर लिया जाएगा। करने के लिए इन्होंने हमें 10 तारीख का समय दिया था इस महीने, वो जो कि इनका 5वां समय था। 4 बार पहले डेट दे चुके हैं और 5वीं डेट में भी दस्तक की संभावना कम लग रही है। तो उसके बाद ही देखते हैं कब तक करते हैं लोग, इस महीने के आखिर तक भी कर दें कंप्लीट करके,
तो उसी हिसाब से फिर आगे आपकी तरफ से आज हम फिर से एक बार यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों के साथ जो है निरीक्षण किया गया है और बताया गया है जहाँ जहाँ पर कमियाँ देखी गई है उनको ठीक करने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की लगभग 1.5 लाख करोड़ की संपत्तियां हैं और इनमें से कई संपत्तियों पर अवैध कब्जा भी हो रखा है। इन अवैध कब्जों पर अब वक्फ बोर्ड काफी सख्त नजर आ रहा है। उत्तराखंड बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स की माने तो जल्द ही अवैध संपत्तियों को गिराने में धामी सरकार का बुलडोजर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की हैं और वो गरीब बच्चों का अधिकार है। उसमें बहुत ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे और बहुत ताकत के साथ जितना अवैध अतिक्रमण वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे हुआ है उसे हटाने का काम करेंगे और अब धामी का बुलडोजर आपको उत्तराखंड में भी नजर आने वाला। खबर लक्सर से है, जहां पूर्व उप जिला मजिस्ट्रेट के ऋषिकेश स्थित एम्स में निधन के बाद क्षेत्रवासियों समेत प्रशासन और अधिवक्ताओं में शोक की लहर छाई हुई है। इस खबर से क्षेत्रवासियों और तमाम अधिवक्ताओं में माहौल बेहद गमगीन हो गया है। लक्सर की सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद उपाध्याय और सचिव राजेश सैनी ने इसे अत्यंत दुखद घटना करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस शोक को प्रकट करने के लिए उनके पास कोई शब्द भी नहीं है। दुख का विषय है, बहुत अच्छे अधिकारी थे और हम तो यही कह सकते हैं प्रभु ने अपने दिवंगत चरणों में स्थान दे और बहुत अच्छी अधिकारी थी। आज बहुत ही दुख हो रहा है, बस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।